महंगाई तो वही है, 1 रुपए बढ़ जाए तो भी महंगाई, लेकिन महंगाई कितनी है और उस हिसाब से सत्ता आमदनी इनकम भी बढ़ती है। वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वक्त गुजरा तो आज रद्दी में बिक गए। कुछ देर खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पहले 2 दिन की तरह विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सीएम और नेता विपक्ष के बीच शेरो शायरी का एक बार फिर से दौर चला। ओपीएस से लेकर करप्शन, सड़कों और स्थानीय मुद्दों की गूंज सुनाई थी। जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली आमने सामने नजर आए तो दादा गौतम ने एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा और काम करने की नसीहत दे डाली। तो सदन के भीतर के अलावा अगर आप बात करते हैं, बड़ी बात यह भी रही कि अभय चौटाला 2 दिन के निष्कासन को लेकर स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। ऐसे में सत्र की बड़ी बातों को लेकर बड़ी बहस करेंगे। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ आज खास रहा सत्र में। वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए। वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वक्त गुजरा तो आज रद्दी में बिक गए। कुछ देर खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? कर्ज, सीएजी की रिपोर्ट कर्ज के बारे में जो बताई गई, अब वो आंकड़े मालूम नहीं कहां से लाते हैं। इन्होंने बताया कि 3,19,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मैं फिर से जो पहले आंकड़े मैंने बताए थे फिर से बता रहा हूं। 2021-22 में राज्य का जो बकाया ऋण था 2,23,000 करोड़ रुपए था, और उससे अगले साल में जो अब 21-22 के बाद 22-23 तो अब शुरू हो रहा है। अभी तुम्हारा 21-22 खत्म हो रहा है ना? नहीं, 22-23 खत्म हो रहा है। तो 22-23 में भी हमने उसमें जो हमें 40,000 करोड़ रुपए का ऋण की स्वीकृति हुई थी, उसमें भी लगभग 30,000 करोड़ ही इसमें और आएगा। 30,000 करोड़ आएगा, लेकिन इसके बदले में साथ में वापस भी होता है, तो वापस होने वाला आंकड़ा उतना कम भी होता है। ऐसे है सदस्य ने बात करी एनपीएस ओपीएस, सिर्फ मैंने इतना पूछा था लागू किसने की? 2008 की 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने उसको अडॉप्ट, सिंह जी ने देश में लागू करी, मगर स्टेट्स का प्रेरोगेटिव था कि स्टेट्स में कौन कौन कब अडॉप्ट करेंगे। हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार ने अडॉप्ट, आज ये कह रहे हैं कि बदल देंगे हमारी सरकार के अधिकारियों की। इसमें क्या है भाई? हमने तो लागू करी, हमने तो लागू कर दिया, बड़ी भारी गलती कर दी, तुम ठीक कर दो, सुधारो। किसने बैठे हो यहाँ तुम? ये तुम मेरी गलती निकाल रहे हो, सुधार ले भाई, मैं तो फिर धन्यवाद कर दूंगा आपको। बातें करना बहुत आसान है, ये समझदारी से बात करो। अभी ये बहुत तजर्बा सीखना है तुम्हें। ठीक है, धन्यवाद। दुष्यंत चौटाला इस वक्त नहीं है यहाँ। दुष्यंत चौटाला और उसके पिताजी दोनों आए थे नारनौंद में, और कई महीने बीत गए कि अब हम रेगुलर आया करेंगे, नारनौंद हल्का वो संभालेंगे। अगर किसी ने जिताया है दुष्यंत चौटाला को, उसमें नारनौंद का पहला रोड, पहला ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जब एमपी बना। इस बार सारी जगह हार गया, नारनौंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीता है। अरे भाई काम कर, काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल सारी सड़कें खत्म है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है नारनौंद हल्के में, सारी सड़कें नुकसान। चाहता हूँ हरियाणा सरकार से, अगर ये पुलिस बढ़ाई है तो क्या सिर्फ किडनैप कराने के लिए बढ़ाई है? 50 बार आरोप लगा लिए, आज तक एक भी नहीं सिद्ध कर सके। मेरा सिद्ध कर सके, आज तक कुछ भी नहीं आरएसएस सिद्ध कर सके। अच्छा बैठिए, आप लोग करते हैं काम, आरएसएस नहीं करती। चाहता हूँ कि गांव के अंदर कोई भी पैसा लगे वो पंचायत सरपंच की परमिशन के बगैर नहीं लगना चाहिए, और ये कानून भी कहता है आप लगा कर। तो यूं तो देखिए मुद्दे बहुत सारे थे और बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई, सवाल भी पूछे गए, जवाब भी दिए गए, बहस भी हुई, हंगामा भी हुआ।
लेकिन कुछ एक बाइट्स हमने सुनाई हैं, कुछ एक बयान हमने सुनाए हैं। साथ ही अभय चौटाला को लेकर भी हमने बात की कि अभय निष्कासन के खिलाफ स्पीकर के फैसले को लेकर हाईकोर्ट गए हैं। एक बार आपको सुनवा देते हैं किस तरह से कल स्पीकर की ओर से अभय के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। देखिए मैंने क्या किया, बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए, सदन से बाहर जाइए। मैं क्या, हाँ, मैं ये जो सदन के अंदर इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे तो सदन की नियमों के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता रिंपल सोही जी हमारे साथ हैं, इनेलो का पक्ष रखने के लिए विजेंद्र रेहडू जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का। और शास्त्री जी, आप तो सुबह भी चर्चा में थे, हमने कहा था कि हंगामेदार रहेगा आज का सत्र। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर पहले से कयास भी था और चूंकि प्रश्न भी सामने होते हैं कि इन किन मुद्दों को लेकर बहस हो सकती है। तो आज जिस तरह से विपक्ष ने ओपीएस को लेकर घेरा, लोहारू कांड को लेकर घेरा, करप्शन की एक बार फिर से बातें की गई, बेरोजगारी की बातें की गई, क्या कुछ कहेंगे आज के सेशन को लेकर? देखिए ज्योति जी, चर्चा हुई, अच्छी है, चर्चा होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है कि सदन चला। और सदन चलने में जितना सत्ता पक्ष का सहयोग होता है उससे कहीं ज्यादा विपक्ष का भी होता है। तो पहले तो मैं इस बात के लिए विपक्ष का धन्यवाद करूंगा कि हंगामा, प्रश्न, बातचीत सब की, लेकिन सदन चला, इसके लिए धन्यवाद। और सदन चलने से ही सब बातें आगे बढ़ती हैं। यदि सत्ता पक्ष को लगता है कि ठीक है और विपक्ष को लगता है कि यह गलत है, तो उसका चर्चा का खुला मंच हमारे पास सदन ही होता है और सदन में कई बातें ही व्यवहारिक और सैद्धांतिक होती हैं। इसलिए जिस प्रकार की बातों को लेकर विपक्ष जिन प्रश्नों को लेकर उठाता है वो अर्ध सत्य लेकर उठाता है। अच्छा। वो उसको जानते हुए भी अनजान बनता है। जैसे मान लो आपने ई ट्रेडिंग का विषय क्या है, इस पर सब लोग गोलमोल बोलते हैं। भैया 20 लाख तक की हमने दी पावर सरपंच को, भाजपा सरकार ने दी, आज भी वो जारी है। अच्छा। काम केवल इतना हुआ है कि पहले कागज पर होता था, नहीं ऑनलाइन पर करना है। नहीं शास्त्री जी, आप भी या तो जानबूझकर आधी जानकारी दे रहे हैं। आपको भी बता के कि 2 लाख तक की काम सीधे सरपंच करवा सकते हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि पहले जो कागजों पे होता था वो अब ऑनलाइन होगा, उसी बात से आपत्ति है। जो राशि निर्धारित की गई है उसी राशि से आपत्ति है कुल मिलाकर कि 2 लाख से अधिक तक के कार्य अधिकारी और ठेकेदार में जो टेंडरिंग होगी, टेंडर होंगे, ये केवल ऑनलाइन होने से दिक्कत नहीं है। केवल ऑनलाइन होने की बात नहीं है। नहीं, ऑनलाइन होने से भाई टेंडर का बात, टेंडर की क्या है कि आप किसी को बुला रहे हो ना, बुला रहे हो तो आप मुंह से रहो या ऑनलाइन बुला रहे हो। अच्छा, इसमें तो कोई बात नहीं है। आप पहले भी आप खुद करनी लेकर काम नहीं करता था सरपंच, फिर भी 2-3 में से पूछता था भाई तू काम कर देगा, तू कर देगा, क्योंकि पूछना पड़ता है, ये सबके पास एडवांस होता है, तो खाली तो कोई रहता नहीं। अभी सरपंच में पड़ेगा, अब तेरा मिस्त्री मैं ही करता रहूंगा और कोई काम नहीं करेगा। अच्छा। ऐसा नहीं होता, गांव में भी नहीं होता कि एक ही मजदूर और एक ही मिस्त्री होता, उसी से काम करवाया जाता। उसमें भी ऑप्शन होते हैं और ये टेंडरिंग में भी ऑप्शन है। अंतर आप चाहे इसको गोलमाल करे, कोई भी करे, अंतर केवल इतना हुआ है कि जो पेपर पर काम होता था वो आपका अब ईमेल ऑनलाइन होता है। 20 लाख तक का टेंडर आज सरपंच अपने हिसाब से लेता है। पहले 20 लाख और उससे ऊपर का टेंडर ऊपर के अधिकारी भरते थे, आज भी वो करते हैं। 20 लाख तक का काम सरपंच अपने हिसाब से टेंडर जो लेगा, खोलेगा, वो शर्त वो रखेगा, इफन बट जो कुछ होगा वो अफसर तो नहीं करेगा ना, करेगा सरपंच। फिर क्या दिक्कत क्या हो गई? आप इस बात को गोल गोल घुमाकर, बहुत से सरपंचों से मेरी बात होती है, मैं कहाँ गोल घुमा रही हूँ, मैं कहाँ गोल घुमा रही हूँ? हम भी गाँव में रहते हैं। जो फैसला है वो तो है ही ना। 2 लाख तक आप लगा लो चाहे विपक्ष लगा लो, मैं कह रहा हूँ 90% जो बात है ना सर, मैं तो फैक्चुअली जो करेक्ट है, जो ठीक है, उसी बात को कहूंगी मैं। अभी ठीक है, आपको ये लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, तो मैं तो ये भी कह रही हूँ आज चूंकि सदन आपने भी सुना होगा, केवल कागज से ऑनलाइन आया।
जेजेपी के विधायक और मंत्री तो आमने सामने ही आ गए इसको लेकर, क्योंकि ठीक है गठबंधन की सरकार की, लेकिन विभाग ही जेजेपी के कोटे में है। तो चाहे मैं और आप जाए, अच्छा क्या ज्योति जी, हम और आप चाहे आगे आमने सामने आ जाए, नहीं उससे आप इतना इस बात से नहीं नकार नहीं सकते उससे वो हम तुलना नहीं कर सकते जब मंत्री और विधायक वो ऑनलाइन कर रहा। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ा लूं। इसमें आपने ई टेंडरिंग को लेकर बात की, मंत्री और विधायक कल ने ज्योति जी, अच्छा। ज्योति जी कल ने आप दादरी से चुनाव लड़ लो, आप विधायक बन जाओगे, मैं यहाँ से चुनाव लड़ लूं, मैं विधायक बन जाऊंगा, हमने सामने हो जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? तो उस तब भी चर्चा होगी ना सर, फैसले को लेकर तो बात होगी कि फैसला की तरह रखना चाहिए। अच्छा। सरपंचों को इस बात के लिए तैयार हमने किया है, हमारे तमाम साथी इस बात के सहमत हो गए, रोज गांवों में जाते हैं, रोज चर्चा होती है, भैया आप भी टेंडर बुलाओगे, आप मुंह से बुलाते थे अब ऑनलाइन बुला रहे हो, आप जिसको चाहोगे टेंडर दोगे, जो चाहोगे शर्त रखोगे, आपको केवल और केवल दिमाग में एक बोझ है कि ये टेंडर मैं टेंडर कैसे भरूंगा। ठीक है सर, अभी मैं चर्चा को आगे ले जाऊंगी क्योंकि ओके आपने इतना समय लगाया है मैंने काफी मुद्दों को लेकर आपसे सवाल पूछा था, आपने ई टेंडरिंग को चुना, तो मैं फटाफट ई टेंडरिंग को लेकर भी सभी के रिएक्शन ले लूं। रिंपल सोही जी, क्या बात है कि आप लोग अपने विधायकों को ही नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या की टेंडरिंग में, और आपकी पार्टी तो बिल्कुल एक मत भी नहीं है इसे लेकर। जोगीराम सिहाग पहले भी मीडिया में भी बयान दे चुके थे, आज सदन में भी दोनों आमने सामने थे। मेरा मानना ये है कि जब आप एक मिनट, मुझे अपनी आवाज डबल सुनाई दे रही है। जी ज्योति जी, मेरा मानना ये है कि जब आप चुनकर एक विधायक बन के सदन में पहुंचते हैं तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज बन के वहां पहुंचते हैं। अच्छा। इसको लिटरली रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, आप रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो अगर जोगीराम जी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो भी आवाज है अगर वो आगे लेके आना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी है, उनको पूरा हक है। और हम नहीं, ई टेंडरिंग केवल बरवाला में थोड़ी लागू हुई है कि जोगीराम सिहाग अपने हल्के का सवाल पूछ रहे हैं, ई टेंडरिंग तो पूरे प्रदेश के लिए है। देखिए वो तो सभी सरपंचों की बात कर रहे हैं मैडम। जी मैं ज्योति भी वही कह रही हूँ कि विधायक जब आवाज उठाता है सदन में तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज उठाता है। और अगर जोगीराम जी को किसी भी तरीके से, क्योंकि उनको जो भी समझ में आ रहा है वो उनकी जो भी उनको फीडबैक है, जो भी इनपुट है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहा है, तो ठीक है। वो ई टेंडरिंग के बारे में कुछ सवाल उन्होंने पूछे, पर उसके बाद हमारे मंत्री जी ने भी उसके बारे में जवाब दिया, और जवाब में भी उन्होंने यही कहा कि हम इज्जत करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं चुने हुए हर एक रिप्रेजेंटेटिव की। उसके बाद भी अगर किसी तरह की भी कुछ दिक्कत आती है, एक बार इस प्रोसेस को शुरू किया जाए, उन्होंने ये बोला कि उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो बैठ के हम बात कर सकते हैं, उसके बारे में फीडबैक लेने के लिए हम हमेशा इससे तैयार हैं। तो उन्होंने दोबारा से ये बात बताई है कि अल्टीमेटली जो ऑक्शन सिर्फ इसमें होगा क्या टेंडरिंग में, कि एक जो बजट तैयार किया जाएगा, एक जो भी कोई काम है उसके लिए तैयार किया जाएगा कि कितना इस पे पैसा, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा एक्सेट्रा, वो सिर्फ इंजीनियर्स करेंगे। उसके अलावा बाकी सब पावर्स फिर भी सरपंच के पास ही है। तो मैंने आपकी पार्टी के नेताओं के एकमत होने का सवाल पूछा था। दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि हम सरपंचों के साथ हैं, नैना चौटाला भी कहती है। अब दिग्विजय ने तो पिछले दिनों ये भी कहा कि सरपंचों की आवाज को हम सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा में उठाया जाए। तो क्या फिर जोगीराम सिहाग ही उठा रहे हैं उसे जेजेपी की ओर से? डेफिनेटली। अब दिग्विजय जी तो नहीं है ना विधानसभा में, हमारे एक नहीं तो बबली भी तो आपके पार्टी से है, बबली तो इसे बचाव कर रहे हैं, फैसले का तारीफ कर रहे हैं। जोगीराम सिहाग जेजेपी के विधायक हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जनता ये कैसे समझे कि जननायक जनता पार्टी का स्टैंड क्या आखिर क्या स्टैंड है आप लोगों का टेंडरिंग को लेकर? देखिए मिनिस्टर जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी अल्टीमेटली यही कहा है कि आप एक बार ये शुरू करिए, इस प्रक्रिया में आइए सही, उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप पेश करते हैं, कोई भी आपकी तरफ से इनपुट है, उसको लिया जाएगा। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि बस ये अब हमारी तरफ से ये फरमान है और हर तरह से इसको पूरा किया जाए। वो ही इज स्टिल ओपन टू ऑप्शन। वो अभी भी अपने आप को ये कह रहे हैं। केवल ढींगरा जी के पास चलते हैं। वो पहले कई तीखे बयान दे चुके हैं सरपंचों को लेकर, बहुत बयान दे चुके हैं। ढींगरा साहब, ई टेंडरिंग को लेकर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। ओपीएस पर आते हैं, ओपीएस को लेकर आपसे सवाल। आज डिप्टी सीएम की ओर से कह दिया गया कि हुड्डा साहब के पहले कार्यकाल में ही तो खत्म किया गया था ओपीएस को,
एनपीएस लागू की गई। हालांकि ये बात अलग है कि आज भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मानते हैं और सरकार इस गलती का सुधार करे। जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वाजपेयी ने लागू करी थी, खत्म करी थी, और उसके बाद एनपीएस लागू हुई थी। आज जो है लोगों का जो मांग है वो उसको रिप्लेस करने की है, तो हमने तो कह दिया कि हम उसको रिप्लेस कर देंगे, हम उसको एनपीएस को ओपीएस में रिप्लेस कर देंगे। लोगों की डिमांड एंड सप्लाई पे सारा काम होता है। ये हम लोगों की सरकार चुनते, आपकी सरकार नहीं चुनते। बीजेपी और भाजपा जो है वो मन की बात करती है। अच्छा। हम लोगों की बात करते हैं, तो लोगों की जो डिमांड है वो हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। और हमने एक संकल्प पत्र भी बनाया है, उसके अंदर 13 बातें रखी है। उसके अंदर नंबर 1 यही बात है कि हम ओपीएस आते ही जो है सभी स्टेटों में लागू कर देंगे। जो स्टेट में हमने हमारी सरकार है वहां तो हमने लागू कर दी है, लेकिन जहां तक जो बाकी स्टेटों में हमारी कांग्रेस की सरकार आती है वहां भी पहली कलम से हम लागू कर देंगे उसको। दूसरी बात ई टेंडरिंग की हो रही थी। अगर सरपंचों की ई टेंडरिंग पर भी जाइएगा केवल ढींगरा जी, आप मुझे ये भी बताएं कि आप लोग क्या इसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में हैं? हालांकि आप लोगों को पूरा अधिकार की राजनीतिक पार्टी है, चुनावी मुद्दे आप लोग चुनेंगे, तो क्या ओपीएस को बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश करेगी कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में? देखिए, सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लोगों की रक्षा करना, लोगों के हितों की बात करना, लोगों की समस्याओं को देखना, ये सरकारों का काम होता है। और हम तो सब समझ रहे हैं कि लोग क्या मांग कर रहे हैं, और मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, खट्टर साहब अपने मन की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मन की बात करती है, ये लोगों की बात नहीं करती। और हम लोग लोगों की बात करते हैं, तो जो लोग की बात करते हैं वही सक्षम होते हैं, वही चलते हैं। अब लोगों ने देख लिया इनको 8 साल में कि इन्होंने कितनी लोगों की बात सुनी है। पहले 5 साल 47 सीटें थी, बाद में घटकर 40 रहेगी, अब 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। तो दूसरी बात जो है केवल ढींगरा जी, आप लोगों को भी तो 2 बार से, आप लोगों को 2 बार से सत्ता से बाहर बिठा रखा है, वो भी तब जब आप लोगों की बात कर रहे हैं। नहीं, इनको सत्ता कहाँ मिली थी? इन्होंने तो गोदी में बैठ गए ना जेजेपी वाले इनकी। तो फिर 2009 में आप लोगों ने क्या किया था, वो भी बात उठेगी। ढींगरा जी, कांग्रेस का फ्लैट भी नहीं थी, जनता ने इनको 46 सीटों नहीं दी। अच्छा, केवल ढींगरा जी 2009 में तो कांग्रेस को भी नहीं दी थी। कुलदीप बिश्नोई की याचिका को तोड़कर तुम सत्ता में बन गए, तुम कह रहे हो कि हमारी सरकार थी। ये तो गठबंधन वो आ गए, वो तो दूसरी पार्टी के विधायक ले आए थे आप लोग। मैं कह रही थी इस बात को, हमारे विचारधारा के लोग हमारे साथ आए थे ना। अच्छा, इनके साथ विचारधारा के लोग नहीं आए थे, इनके पास नहीं। तुमने पार्टी तोड़ी थी। अरे केवल ढींगरा जी, तुमने पार्टी तोड़ी थी, पार्टी तोड़कर सरकार बनाई थी। हमने उनको साथ लेकर काम किया है, तुमने पार्टी तोड़कर काम किया। हमारे साथ विचारधारा के लोग आए। नहीं, विचारधारा कैसे? क्या कांग्रेस की तारीफ कर या हुड्डा साहब तुम्हारे पास विचारधारा केवल सत्ता की है, सत्ता के अलावा तुम्हारी कोई विचारधारा नहीं है। तुम्हारी कोई विचारधारा नहीं है, सत्ता केवल विचारधारा, विचारधारा सत्ता, सत्ता विचारधारा, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं आपके पास। वो लोग आए थे जो जमुना पार पहुंचा रहे थे, हमारे साथ वो लोग आए थे जो विचारधारा को मिलते थे। विचारधारा अलग हुई तभी तो दल अलग हुए थे ना, और उसी दल की टिकट मिलते थे तो पार्टी का अध्यक्ष कहाँ चला गया था? पुराना हो गया, पार्टी का अध्यक्ष कहाँ चला गया? पार्टी के अध्यक्ष को छोड़कर सारी पार्टी विचारधारा की थी, केवल पार्टी का अध्यक्ष विचारधारा का नहीं था। चलिए ढींगरा जी, आप बात जल्दी कंप्लीट कीजिए, मुद्दे पर रहते हैं। जिस तरीके से ये लोगों की बात नहीं सुन रहे, लोगों ने भी अपना मन बना दिया है। सभी पूरा स्टेट के अंदर हर इलाके में लोग धरनों पर बैठे हैं, और इन्होंने अपनी हालात शीशे में देखी नहीं है, लेकिन लोग इनका इलाज करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा। लोग इनका इलाज गांव से लेकर और शहरों तक सभी इलाज कर देंगे। तुम डॉक्टर तो ले आओ, नहीं कर पाएगी ये बात। अरे ढींगरा जी, डॉक्टर तो बैठाओ, ढींगरा जी डॉक्टर का नाम तो रखो। ये जनता को ही डॉक्टर बता रहे हैं कि जनता इलाज करेगी? डॉक्टर का नाम रखो, जनता इलाज करेगी ना, जनता तो पूछेगी भैया, जनता तो हॉस्पिटल है, जनता तुम्हारा अपना डॉक्टर बताओ, तुम्हारा डॉक्टर कौन सा है? जिन 6200 गांवों के साथ धोखा कर रहे हो ई टेंडरिंग के माध्यम से, वही तो इलाज करेंगे आपका। और जिन लोगों की पेंशन
काट रहे हो बुजुर्गों की, ये देश बहुत वो बड़ा भी है याद करेंगे। टेंगड़ा जी, ये देश बहुत बड़ा है और हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा दिल है। जिस हरियाणा ने भाजपा को 2 बार सत्ता में बैठाया है वो तीसरी बार तैयार है और आप तीसरी बार बाहर के लिए तैयार बैठो। तीसरी बार के लिए बाहर की तैयारी कर लो। जो सड़क में तीसरी बार भी बाहर का हिसाब देख लेना। चलिए मैं दूसरे प्रवक्ताओं को मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर बताओ, डॉक्टर का नाम कौन है? आज विषय आज बहुत सारे हैं। आप लोग वो तो इलाज तुम्हारा कर रखा है इसीलिए तो बाहर बैठे हो। वो तुम्हारा इलाज कर रखा है लेकिन तुम कौन से डॉक्टर को लेके आ रहे हो? वो इलाज करेंगे ना। मैं बता रहा हूँ, मैं तो सुना रहा हूँ। टेंगड़ा जी डॉक्टर साहब का नाम बताओ। कौन सी डिग्री, कौन सी पैथी से इलाज करेंगे? क्या हम चर्चा में आगे बढ़े? केवल ढींगरा जी, शास्त्री जी, आप लोग रुकिए अभी, चूंकि देखिए विषय बहुत सारे हैं, मुद्दे इतने हैं कि हम डिबेट में उनको कवर नहीं कर पाएंगे कोशिश करके भी। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपने समय में बोलें। करिए रेणु साहब, अभय चौटाला हाईकोर्ट गए हैं, क्या उम्मीद आप लोग अदालत से कर रहे हैं? देखिए ज्योति जी, हाईकोर्ट तो जाना ही था क्योंकि किस तरह से बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जो नेम किया गया है अभय सिंह जी चौटाला को, विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले की जानकारी होनी चाहिए कि उसको क्या क्या पावर दी गई है। जो विधानसभा रूल्स बुक है उसके अंदर साफ वो निकल कर क्या गया है, रूल नंबर 104 के अनुसार उनको पावर ही नहीं थी 2 दिन का नेम करने के लिए, उसको प्रोसेस को ही नहीं अपनाया गया। तो वहां से बिल्कुल साफ है, जैसे पहले करण सिंह दलाल को भी इसी प्रकार से नेम किया था और उनको फिर उनका गलत ठहराया गया था, इसी प्रकार से अभय सिंह अपनी जगह पर जायज थे और विधानसभा अध्यक्ष ने जो भी ये निर्णय लिया ये बिल्कुल गलत लिया। और वो लिया किस लिए ज्योति जी? क्योंकि प्रोसेस को नहीं अपनाया गया, गलत लिया गया, 104 AB को नहीं ध्यान में रखा गया। लेकिन लिया क्यों लिया गया, समझने वाली बात ये है। अभी देखिए जिस प्रकार से हमारे दोनों साथी झगड़ रहे हैं और आपकी डिबेट का इतना महत्वपूर्ण टाइम जिसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा खराब कर रहे हैं ताकि उसकी बात भी दुनिया ना समझ सके और उसकी बात भी ना समझ सके। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी देखिए इन्होंने कहा कि आज सदन चला और शास्त्री जी धन्यवाद करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि उनका आज सदन चला। इसलिए अभय सिंह को नेम किया गया था क्योंकि अभय सिंह आंखों में आंखें डालकर के प्रश्न पूछते हैं और ये शेर और शायरी में समय बिताते हैं। जिस प्रकार आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभय सिंह प्रश्न पूछते हैं, वो विकास के कामों की बात करते हैं। नहीं अच्छा। हाँ, वो सदन फ्रेंडली मैच चला। सदन कहाँ चला, क्या शेरो शायरी में समय बिता दिया। यहाँ दोनों साथी झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की बात को काट करके टाइम खराब कर रहे हैं। उधर दोनों मुख्यमंत्री जियों ने अपना शेरो शायरी में समय निकाल दिया। क्या सदन चला बताइए मुझे। अब शास्त्री जी यहाँ पर देखो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, बड़े विद्वान पुरुष हैं, लेकिन कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि सरपंचों को 20 लाख तक की पावर दे दी है टेंडरिंग में। इनके मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं कि बिल्कुल 2 लाख तक की पावर है, उसके आगे पावर मैं नहीं दूंगा। शास्त्री जी कह रहे हैं 20 लाख की पावर देंगे। योगीराम सियाल जी कह रहे हैं कि सरपंच सही है, बबली जी कह रहे हैं सरपंच। सीएम को आप गलत कोट ना करें। देखिए इस तरह से सीएम ये कहते हैं कि सभी काम सरपंच की निगरानी में ही होंगे। नहीं, सीएम साहब ने कहा हमने सुना वो पारदर्शिता के लिए किया है, इसमें ये नहीं कि 2 लाख ही रहेंगे। सीएम ये कह रहे हैं करोड़ों के काम भी हुए तो भी सीएम की निगरानी में होंगे, नहीं सरपंच की देखरेख में होंगे, उनकी निगरानी में होंगे। मैंने बिल्कुल सुना है स्टेटमेंट सीएम साहब को, मैंने सुना है। उन्होंने कहा सरपंच को भैया रेणु जी, विजेंद्र जी, बड़े सम्मान के साथ मैं बता रहा हूँ, अंतर केवल पेपर का ऑनलाइन का है। मैंने खुद सुना है सीएम साहब को। और 2 लाख से 5 अच्छा सुनो, 2 लाख से 5 लाख तक के काम। विजेंद्र रेणु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। काम ई टेंडरिंग से होंगे। विजेंद्र जी, यदि मुझे 1 मिनट आधी मिनट का समय दे तो मैं पूछ लूँ। भाई बहुत टाइम लिया आप। विजेंद्र जी, मैं 1 आधे मिनट का समय लूंगा। मान लो आपका बेटा बेटी जी, विजेंद्र जी कहीं कॉलेज में जाते हैं, आपने कहा बेटा ये तो ले ATM और ये एक 500 रुपया तेरा बस का खर्चा, टिकट ले लेना, चाय पानी पी लेना, बाकी चाहिए तो ATM। वो बच्चा ये कहे पापा तू तो मेरे साथ गलत कर रहा है, तू तो मुझे नकद दे, ATM क्यों दे रहा है? तो आप क्या कहोगे उसको?
ये थोड़ा अलग है शास्त्री जी। अगर वो नहीं, जा रहा है बाजार तक, वो जा नहीं, अलग नहीं है। 500 समझ ज्योति जी समझने की बात है, बात यही है। नहीं बैठता तो 500 रुपए में कैसे जाएगा वो? आप नहीं कह सकते। आप ये बताइए, उसको जाना तो दिल्ली है और आपने दे दिया बाजार तक का खर्चा, आप दिल्ली तक का खर्चा दो ना उसको भाई, उसको दिल्ली तक का खर्चा दो। 2 लाख में से 32,000 आपने एटीएम भी दे दिया उसको, आपका टैक्स चला गया। मैं कह रहा हूँ आपने एटीएम भी दे दिया उसको, एटीएम भी दे दिया साथ में। भी नहीं, अब मुझे बोलने दो आप शास्त्री जी, अब मुझे बोलने दो, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। मैं आपके टाइम में बिल्कुल चुपचाप बैठा था, चुपचाप सुनी थी। आप मेरे बात नोट कर लो, बाद में बोल देना। जवाब में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्यपाल जी के भाषण के ऊपर जो विस्तृत चर्चा हुई, उनके जवाब दिए। देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महंगाई तो बढ़ेगी ही, सारी चीज बढ़ रही है। क्यों बढ़ेगी भाई, किस लिए बढ़ेगी? एसपीआई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मैं मुख्यमंत्री जी की बात सुन करके कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसपीआई में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन सभी जो कंपोजिट फैक्टर है वो हमारा सही है। जबकि एसपीआई की रिपोर्ट आपके प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई है, तो उसमें क्या कमी रह गई? जो हिसार का मुद्दा था, एयरपोर्ट का मुद्दा था, उसमें क्या गलत था? मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं स्पष्ट किया उसको, भाई हम आपको रास्ता देंगे और आप रास्ता देने के बाद ही अगला बंद किया जाना चाहिए था। अल्टरनेट वे नहीं दिया, उसको बंद किया जा रहा है। शास्त्री जी अभी आप बहस कर लो, आपको टाइम दिया था, जनता ने 2 योजना दे दी, लेकिन जिस प्रकार की आप नीतियां लेकर के आ रहे हो वो सारी की सारी जन विरोधी नीतियां हैं। अब आप ओपीएस का मुद्दा उठा लेते हैं, भाई ओपीएस कांग्रेस ने बंद की। हाँ, कांग्रेस ने बंद कर दी थी। अरे 8 साल हो गए, आप लागू कर दो। अब डिमांड उठ गई, सभी कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं, कर दो लागू। आप कौन मना कर रहा है? आपके हाथ में पावर है, सत्ता है। विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा, सरकार की जिम्मेवारी है उनका समाधान करे। आप विपक्ष मुद्दे उठाता है, उसको भी आप नेम कर देते हो, उसको सदन से बाहर भेजने का काम कर देते हो ताकि कोई मुद्दा ना उठा सके। तो ऐसे सरकारें नहीं चला करती, ऐसे लोकतंत्र नहीं चला करते। शास्त्री जी आप विद्वान पुरुष है, आप समझिए, आपको गलती को गलती मान लेना चाहिए कि भाई ये गलत है, तो इसको ठीक करने का काम किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से ये 2 दिन का, अभी 20, 21, 22 3 दिन का सदन चला है, कौन सी कार्रवाई उसमें सिरे चढ़ी है? आप मुझे ये बताइए, किस पर विस्तृत चर्चा हुई? शेरो शायरी से प्रदेश नहीं चलता, उसके जवाब देने होते हैं, उसको संतुष्ट करना होता है। विधायकों को नेम करने से सदन नहीं चला करते शास्त्री जी, उसको संतुष्टि देनी होती है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए राजेंद्र जी, 3 दिन के सत्र की बात करें, कल चूंकि बजट पेश करने वाले हैं सीएम, उससे पहले अब जो 3 दिन का सेशन चला के कैसे आप देखते हैं? अब देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपति वो गवर्नर के एड्रेस में सरकार ने अपना विजन रख दिया कि हमने अब तक क्या किया और आगे उनका संकेत था कि हम और आगे क्या करना चाहते हैं। तो वो एक विस्तृत डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार का पूरा विजन आ जाता है। बाद में उस पर चर्चा भी हुई। अब सरकार कुछ नई योजनाएं, कुछ नए सिस्टम लेके आई है, तो सिस्टम तो बहुत सारे बदल दिए गए। ज्यादातर जो है टेक्निकल साइड के सिस्टम आ गए हैं, तो कहीं ई टेंडरिंग आ गई, तो पोर्टल आ गए। तो मुख्यमंत्री ने कह दिया पोर्टल नहीं बदले जाएंगे, विपक्षी सपना छोड़ दे। अब ई टेंडरिंग है, तो सवाल ये है कि अगर आदमी की नीयत ठीक नहीं है ना, तो आप कोई भी टेंडरिंग ले आओ, वो उसमें सेंध लगाने का काम हो ही जाता है। आपको पता है ना कि भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, वो सारी ऑनलाइन सिस्टम से हो रही हैं, लेकिन पकड़ा क्या जा रहा है कि नकल कहीं कोई दूर किसी और सिटी में बैठकर करवाई जा रही है। पूरा का पूरा वो जो है आंसर शीट ही लोग डाउनलोड करके और दूसरी जगह उसको भर के और फिर वापस भेज देते, तो ये तक हो रहा है। तो आप क्या कर लोगे? पहले तो आदमी के लिए ठीक करो ना। ये तो ये कह रहे, लंबे लंबे भाषण देते हैं कि हम गीता लेके आए हैं, गीता महोत्सव कर रहे हैं, क्योंकि हमें संस्कृति बदलनी है, हम समाज का निर्माण भी करते हैं। अब जो धार्मिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान थे, उनकी जिम्मेदारी अब राजनीति ने ले ली, तो अच्छा ही है। मैं समझता हूं कि पहले राजनीतिज्ञों का खुद का
जो अंतर्मन है वो शुद्ध होना चाहिए, फिर वो दूसरों का अंतर्मन शुद्ध करने का काम करें। तो ई टेंडरिंग तो है, लेकिन अब उनको ये लगता है सरपंचों को कि वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो भी राजनीति में आता है पद हासिल करना चाहता है, वो ये तो चाहता ही है ना कि मेरे पास कुछ अधिकार हो। अब पहले से बहुत लंबे समय से ये बात चलती रही है कि सत्ता का अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कि वो नीचे के लेवल पर जाए। पंचायत राज की कल्पना भी यही थी कि गांव के लोग अपनी सरकार चुने, अपने विकास कार्य करवाएं। अब ये है, उनको ये लगता कि हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया। तो सवाल ये था कि अगर आप एक नया सिस्टम ला रहे हो तो लोगों से बातचीत करो, बातचीत करके विश्वास में लो। अभी कंसेंसुअल लेवल पर है, प्रैक्टिकली सरपंच की, पंचायत की सिस्टम में क्या स्थिति होगी, ये तो व्यवहारिक तौर पर देखने की जरूरत है। विरोध हो रहा है तो विरोध तो इसलिए हो रहा है कि उनको लग रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब ये है कि अगर हम प्रपोजल ही देंगे और बाकी का काम अधिकारी करेंगे, और अगर अधिकारी उसमें सेंध लगा देंगे, मैच फिक्सिंग कर लेंगे, ठेकेदार को कह देंगे ये रेट आई है तो उस रेट का डेल दे, तो फिर क्या कर लोगे? उसमें भी गड़बड़ियां हो जाती हैं। अभी वो जो है फरीदाबाद नगर निगम का 200 करोड़ के पेमेंट का घोटाला वो विधानसभा में लगातार गूंजता रहता है। उसमें ये दलील आ रही है कि काम हुआ नहीं और पेमेंट हो गया, तो फिर वो ऑनलाइन सिस्टम और टेंडरिंग कहाँ चलेगी? तो ये देखने की बात है कि अब सरकार बजट में और क्या लेके आती है। महंगाई का समन हो, बेरोजगारी दूर हो। अभी जो है सदन में मुद्दा यही चलता रहा कि सड़कें के रोहतक तो गड्ढों का शहर बनता जा रहा है, और तमाम यमुनानगर के विधायक को इनके जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे उन्होंने भी उठाया कि सड़कें नहीं बनी, सीएम ने घोषणा की थी, तो कह रहे टेंडर की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है। तो ये सब हो क्या रहा है? अगर आप बिल्कुल आज सड़कों का मुद्दा भी गूंजा, बिल्कुल। मैं शास्त्री जी, लोहारू हत्याकांड जो सामने आया है सर, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं और राज्य सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आज विधायक मोहम्मद इलियास की बात करें तो वो तो केवल सीआईए 2 को ही नहीं बल्कि आरएसएस को भी कहीं ना कहीं इस मामले से जोड़ रहे थे। देखिए, ये एक ओछी मानसिकता है। यदि मेवात की हम राजनीति की बात देखें भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर के लोग थे उनके अलावा भी ऐसे स्थानीय मुस्लिम नेता जो वर्षों वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजनीति की, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने उनके विचार और उनकी आत्मीयता को देखकर रखा है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच या आरएसएस के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, अपराधी को अपराध की दृष्टि से देखें, चाहे वो करने वाला हो या भोगने वाला हो, तो आप देखेंगे कि उसमें से न्याय हो पाएगा। लेकिन यदि आप उसको हिंदू मुसलमान से देखेंगे, आप उसको मेवात और अदर देन हरियाणा की बात से देखेंगे, आप उसको बीजेपी और कांग्रेस से देखेंगे, तो न्याय नहीं कर सकते, न न्याय सोच सकते आप। इसलिए अपराधी, उसकी पुलिस, कोई भी घटना घटती है उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, तय है। वो जांच एजेंसियां जांच करें, वो आग कैसे लगी, किस प्रकार से लगी। कितने रोडों के ऊपर हम गाड़ियों को जलती दिखाई देखते हैं कि गाड़ियां जल जाती हैं, खड़ी और खड़ी जल जाती हैं और किसी प्रकार से जल जाती हैं। तो जल जाना केवल हत्या का काम नहीं होता। लेकिन ये मैं इसलिए एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं इस पर बात करूं, लेकिन जो एजेंसियां इसके लिए एक्सपर्ट है पिछली सीट पर वो जांच करें। ये तो कंप्लीट, ये हाँ, वो जांच का, ये इसमें ये थ्योरी हो सकती है, पुलिस को आपकी थ्योरी पसंद आएगी, तो उसको ऊपर आरएसएस कहा आ गया। गुजौती जी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अब उसमें आरएसएस कहा आ गया। अच्छा। आरएसएस के काम ये है क्या? आरएसएस के पास और कोई काम नहीं है क्या? अगले और लोगों को पकड़ेंगे और मारेंगे? ये तो हल्की बात है। जिसने भी शरारत की होगी या कोई टेक्निकल कारण से किया होगा, उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। जांच होने दे, बातचीत होने दे। किसी एक व्यक्ति को हाईलाइट करके और उसको बलि का बकरी बना देना, जैसे आज भी नगीना के अंदर एफआईआर दर्ज हुई राजस्थान पुलिस की, किस प्रकार से गर्भवती महिला को पीटा और उनका बच्चा ही गिरा दिया उन्होंने और वो बच्चा मर गया। कैसी है, कैसी? वो तो पुलिस के हाथों हुआ है। ये तो हम नहीं कह सकते किसके हाथों हुआ, लेकिन वो तो पुलिस के हाथों हुआ है। वो लोग क्यों नहीं उस पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते? ठीक है। तो ये चीज, इन चीजों को राजनीतिक रंग न देकर, सांप्रदायिक रंग न देकर, इनको अपराध की संज्ञा में या दुर्घटना की संज्ञा में रखना चाहिए
और जब जांच एजेंसियां जिस निर्णय पर पहुंचे आप न्यायालय उसके ऊपर फैसला करेगा। जांच का इंतजार किया जाए कम से कम। रिम्पल जी, मैं आऊंगी आपके पास। आपसे पहले केवल जी से इस बात पर एक रिएक्शन में ले लूं। केवल ढींगरा जी, क्या कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है, सांप्रदायिक रंग दे रही है इस मामले को? कहाँ है, बड़ी बड़ी एजेंसियां कहाँ है? वो जो जुनैद और नसीर थे, उनको फिरोजपुर झिरका के थाने में लेके गए जो लोग, उनकी सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं हो रही? डीजीपी क्यों सोए हुए हैं? डीजीपी सुओ को लेकर क्यों नहीं हरियाणा के अंदर जांच कर रहे? क्योंकि थाने के अंदर जुनैद और नसीर को लेकर गए कोई कुछ लोग, और वो उनके जो परिजन है वो कह रहे हैं कि हमें थाने में बुलाया गया। तो जब परिजन को फिरोजपुर झिरका के थाने में बुलाया गया तो उस थाने के अंदर सीसीटीवी कैमराज है, उन सीसीटीवी कैमराज में क्यों नहीं चेक किया जा रहा? क्यों नहीं ये पता लग पा रहा हरियाणा की पुलिस को और डीजीपी को कि वो जो फुटेज है वो चेक करने में क्यों गुरेज कर रही है? रंग का देने का तो मकसद बाद में आएगा ना। पहले तो हरियाणा की पुलिस फेलियर क्यों है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, नेशनल इंडेक्स की रिपोर्ट में क्राइम बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हरियाणा की पुलिस फेलियर नजर आ रही है, क्योंकि सरकार फेलियर नजर आ रही है। ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? आज बातें कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये थाने की सुओ मोटो अभी तक कौन लेगा? उसकी सीसीटीवी फुटेज कौन जांचेगा? दूसरी, सड़कों में गड्ढा और गड्ढों में सड़क, ये कौन करेगा? सारे एमएलए ने ये बात तो उठाई है, चाहे वो आपको बैठाएंगे क्या उसके लिए? जांच एजेंसियां जांच करेंगे, नहीं होगा तो कोर्ट उसका ऑर्डर कर देगा। आपको बीच में बोलने की किसने इजाजत दी? आप जब बोलते हो तो मैं तो नहीं बोल रहा ना, लेकिन आप बीच में जब गलत बोलोगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? आपको बैठाएंगे वहां सीसीटीवी देखने के लिए? अरे जांच एजेंसी आपको देंगे क्या जांच? नहीं, आप जांच अधिकारी बन सकते हैं क्या? आप जांच अधिकारी बन सकते हैं क्या? आपकी योग्यता है क्या जांच अधिकारी बनने की? आपकी सरकार फेलियर सरकार है। मैं कह रहा हूं कि जांच अधिकारी बन सकते हो क्या? आपको जांच मिल सकती है क्या? क्या हरियाणा की जांच एजेंसियों पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम वो सब करते हो जो हरियाणा का मुंह नीचा हो, तुम वो सब करते हो जिससे हरियाणा का नीचा देखा जाए। तुम्हें हरियाणा के स्वाभिमान को, बढ़ते हरियाणा को देखना ही नहीं चाहते, तुम्हारी फितरत है ये। तुमने न देश को देखा न हरियाणा को देखा। तुम केवल चंद वोटों के लिए किसी को भी बेच सकते हो, तुम चंद वोटों के लिए किसी को भी बेच सकते हो। इतनी बेशर्मी हो सकती है तुम्हारे अंदर। जनता इनके जवाब लेने के लिए तैयार बैठी है। आज पीसीपी पहचान जनता तैयार है जवाब देने के लिए, मामला हो, लेकिन तुम्हें जवाब देना क्या? उसको जवाब ले लिया क्या तुमने? तुम्हें 2 बार से जनता ने बाहर बैठा रखा, तुम्हें समझ है क्या? अभी भी तुम्हें हाई तौबा लग रही है। झूठे साचे मुद्दे उठाकर जनता को बदलाकर सत्ता में आने के लिए केवल तुम्हारे मुद्दे हैं। सत्ता के बाहर तुम्हारे पास कुछ मुद्दा नहीं होता। हरियाणा की सरकार ने, भाजपा सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, भाजपा सरकार ने पर ईयर 1200 करोड़ रुपया किसानों को दिया। 1200 करोड़ पर साल का। तुमने अपने पूरे 50 साल के कार्यकाल में 1100 करोड़ नहीं दिए, या हर साल 1100 करोड़ का भुगतान केंद्र हरियाणा सरकार कर रही है किसान नहीं, आप दोनों जो भी बोल रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। ये केवल चिल्ला-चिल्ली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लोग नहीं सुन पा रहे हैं। शास्त्री जी, अब ढींगरा साहब से सवाल पूछा गया, नहीं आप इनका उत्तर तो पूरा होने दीजिए, केवल ढींगरा जी का। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे पीसीपी मामला हो, चाहे अवैध खनन का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे ओपीएस का हो, चाहे ड्रग अब्यूज का हो, चाहे शिक्षा के निजीकरण का हो, चाहे खेल मंत्री का हो, बरसातगी का, चाहे पानी बिजली के रेट का हो, चाहे कर्मचारियों को पक्के करने का हो, फसलों के नुकसान का हो, चाहे 3 कर्जे का हो हरियाणा के ऊपर जो चढ़ाया जा रहा है, एलजीटी का हो, चाहे ई टेंडरिंग का हो, चाहे सड़कों में गड्ढा और गड्ढे में सड़क हो, ये सारे मामले जो है इनको दहाई का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। लोग सड़कों पर हैं, लोग परेशान हैं, लोग इनसे दुखी हो चुके। ठीक है, रिम्पल जी, आपकी पार्टी के विधायक, अभी मैंने जोगीराम सिहाग से जुड़ा सवाल पूछा, आज दादा गौतम की बात करें, एक बार फिर से डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। काम करने की नसीहत दी गई है कि दुष्यंत काम करें।
ज्योति जी, पहले भी मैं काफी बार जब भी गौतम जी के बारे में कोई भी सवाल होता है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करते हैं हम। अच्छा। नसीहत देना उनका फर्ज है। और तो नसीहत तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर दी जा सकती है ना, सदन में नसीहत दी जाएगी। बड़े बुजुर्ग तो घर में परिवार में, आपको बड़े बुजुर्ग अगर कोई नसीहत देंगे तो वो कहाँ देंगे, घर पर, या फिर आप मीडिया में बात करेंगे, मीडिया में आकर नसीहत देंगे? नहीं, वैसे दिस इज वैसे इंटरेस्टिंग है ज्योति जी। आपको भी पता होगा कि बड़े बुजुर्ग जब घर में कोई आया होता है ना मेहमान, अच्छा, तभी उनकी आदत होती है कि वो बैठ के आपको नसीहत देना शुरू करेंगे मेहमान के सामने। आप जानते हैं हमेशा बड़े बुजुर्ग भी कभी घर के अंदर नसीहत नहीं देते, तो वो इसी तरह के वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, क्या खास वजह है कि दादा गौतम बहुत बार डिप्टी सीएम के खिलाफ बहुत बार बोल जाते हैं? क्या मजबूरी है आप लोगों की कि आप लोग मीडिया में जिस तरह से वो वार करते हैं उस तरह का पलटवार, आप लोग तो जुबानी भी कोई बात नहीं कह पाते हैं। ढींगरा जी से बात कर लेते हैं। ढींगरा जी, क्या कह रहे हो आप? नहीं, कोई देखिए, केवल सदन नहीं, वो मीडिया में भी बहुत बार डिप्टी सीएम के खिलाफ बोल चुके हैं। देखिए, मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कह सकते इस मामले पे। बड़े हैं, वो नसीहत देते हैं और हम उनकी नसीहत पे चलते भी हैं। तो उन्होंने कहा है काम करो। वो तो कह रहे हैं कि पहले भी कहाँ चलते हैं 4 साल से काम कर रहे हैं। नहीं, दादा गौतम ने ये कहा है, मैंने बाइट भी इसलिए सुनवाई थी, दादा गौतम ने ये कहा है कि पहले भी दुष्यंत चौटाला और उनके पिताजी यानी अजय चौटाला को कहा था कि नारनौंद में आए काम करें, लेकिन नहीं सुना। एक बार तो कहा था कि आएंगे काम भी करेंगे, तो कहाँ सुनते हैं नसीहत को? अगर दादा गौतम की बात पर ही जाए तो नहीं सुना आप लोगों ने, या डिप्टी सीएम ने नहीं सुना? आप वो कहते हैं कि डिप्टी सीएम काम करे, सड़कों के हालात को देखें, कोई काम नहीं हुआ है। अब विपक्ष का काम तो आपके विधायक ही खुद कर रहे हैं, आप फिर कहते हैं बड़े बुजुर्ग हैं वो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में भी। अच्छा। और डेमोक्रेसी है देश प्रदेश में भी। तो डेमोक्रेसी में ये सच बोला जा रहा है कि सड़कों के हालात बुरे हैं। दादा गौतम ने सच बोला, फिर काम नहीं हुआ। उनको ये भी हो सकता है ज्योति जी कि उन्होंने बाकी सबकी बात सुनी और उनको ये लगा। अब दादा गौतम ने क्यों कहा ये तो अब वही बता सकते हैं। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि आज तक ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर, मैं वही बता रही हूँ आपको कि आज तक कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो भी आज तक कोई भी दादा गौतम जो लेकर आए हैं। दादा गौतम, मैं ऐसे नहीं कहना चाहती, विधायक हैं, वो माननीय विधायक हैं, उनको उन्होंने आज तक जो भी काम करे हैं, अगर वो नहीं पूरे हुए तो आप वो बताइए। आज तक उन्होंने जितने काम करे वो सब पूरे होते हैं और इसीलिए जब भी वो कोई नसीहत देते हैं उसको नसीहत की तरह देते हैं। तो उनसे ही पूछिए ना, आप लोग क्यों नहीं मना पा रहे दादा गौतम को? समझ नहीं आता। ठीक है, बड़े बुजुर्गों को नहीं मना पा रहे। मैं बता रही हूँ ना, वो बड़े बुजुर्ग हैं, तो बड़े बुजुर्ग को कहा सर माथे पे, मनाने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, विजेंद्र रेड्डी जी, अभय चौटाला को निष्कासित किया गया था, उम्मीद की जा रही है हालांकि कि हो सकता है कि कल सुनवाई हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, तो कल का दिन तो वैसे ही निकल जाएगा। तो आप लोगों को ये लगता है कि अदालत के रास्ते सदन में आएंगे अभय निष्कासन के इस फैसले के खिलाफ? देखो, जब इस तरह की गैर जिम्मेवार सरकार हो तो अदालत का सहारा लिया जाता है और उसी कड़ी में अभय सिंह चौटाला ने अदालत का सहारा लिया है और शायद कल की सुनवाई भी लगी है उनकी। कल सुनवाई हो जाएगी और उसके सहारे वो अदालत के फैसले के अनुसार ही वो अदालत पर कल पहुंच भी सकते हैं विधानसभा में। अगर नहीं भी पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं, जो इस बजट सत्र का दूसरा सत्र शुरू होगा, दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, उसमें सारे सवाल जवाब हो जाएंगे। और अभय सिंह, ऐसी बात नहीं है कि जिस प्रकार से सरकार ने सुनियोजित तरीके से अभय सिंह की आवाज को दबाने के लिए प्रयास किया और प्रारंभ से ही इन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी कि अभय सिंह जब बोलेगा तो उसके खिलाफ बोलना ही बोलना है। अभय सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी ज्योति जी, मैंने पूरा सुना है उसको। अभय सिंह ने कहा कि आपका मंत्री कहते ही विधानसभा अध्यक्ष उछल पड़े और उन्होंने कहा क्या होता है आपका मंत्री, क्या होता है आपका मंत्री। इसी बात से वो नाराज हो गए। दूसरा, उन्होंने कहा भाई वहां पर भूमाफिया खड़ा हो गया और भूमाफिया ने वहां गलत रजिस्ट्रियां करवाई है, औने पौने दामों में लोगों की जमीन खरीदने का काम किया है और उसकी जांच करवा लीजिए। तो फिर अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आप एफिडेविट दे दीजिए। ज्योति जी, मुझे ये बताइए, जितने भी वहां पर लगभग 200 के आसपास जो है ना
क्वेश्चन लगे हुए हैं, 50-60 वहां पर कॉलिंग अटेंशन भी लगे हुए हैं। अगर किसी ने भी एफिडेविट के साथ लगाया हो तो वो अभय सिंह से एफिडेविट मांग ले। अभय सिंह ने अपना ऑब्जेक्शन बता दिया, अपना सवाल पूछ लिया और उससे एफिडेविट मांगने लगे। तो बताइए कौन सी मर्यादा है, कौन सा कानून है? ये नई बातें हम सुनने जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात अभी मैं करता हूँ, दादा गौतम के ऊपर बड़ा हमारी रिंकी बहन बात कर रही है बार बार। दुष्यंत की कंपनी से जुड़ा जो आरोप लगाया गया, ये तो पहले से चर्चा में नहीं था ना कि इस तरह का आरोप लगाया जाएगा। आरोप लगाया गया, अब कहा गया कि फैक्चुअल है नहीं, तथ्य पेश करें, एफिडेविट दें। तो ये उस बात को लेकर था, उसमें केवल ये एयरपोर्ट का जो मुद्दा उठाया गया उसको लेकर ही बात नहीं। देखिए जब ज्योति जी आप उसको रिप्ले करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब उन्होंने कहा कि आपकी ही कंपनी ने खरीदी है, वो उसके बाद कहा है अभय सिंह ने, जब उन्होंने बार बार ये कहा कि अनफैक्चुअल तथ्य है, ये है वो है, गलत इस तरह की मर्यादा नहीं रखते हैं, फिर उसने कहा कि आपकी ही कंपनी ने खरीद रखा है। लेकिन उससे पहले जो घटना हुई वो घटना क्यों हुई? अगर वो घटना नहीं होती तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये ऐसा ऐसा मामला, इसकी जांच करवाइए और जो गलत है उसको गलत को जो है ना, उसको गलत को गलत मान करके अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से इस अभय सिंह के बातों के ऊपर वहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने बातें रखी कि फैक्चुअल बातें नहीं है, आपने तो मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, आप एफिडेविट दे दीजिए। और तब दुष्यंत जी ने खड़ा होकर के ये कहना शुरू किया कि भाई आप ये जो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं और जो इसका जो तथ्यहीन बातें हैं, तब उन्होंने कहा कि आपकी ही कंपनी के नाम खरीदी गई है जमीन, तब कहिए बात में ये सही है गलत है तो जो है ना विधानसभा अध्यक्ष इसकी जांच करवाए और सही को सही और गलत को गलत करने काम करें। रिंपल जी, हाँ एक मिनट ज्योति जी एक मिनट मैं कहना ये चाहता हूँ कि आजकल हरियाणा प्रदेश में लोकतंत्र प्रदेश से निकल करके पार्टियों में चला गया है। ये भी एक परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में उपलब्धि है, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रदेश के लिए लोकतंत्र चाहिए था जनता को, और वो लोकतंत्र पार्टियों में चला गया है और बाहर राजतंत्र आ गया, अंदर लोकतंत्र चला गया। जो भी बात होती है, पहले ये कांग्रेस में लोकतंत्र हुआ करता था, आज जो भी जेजेपी का प्रवक्ता आता है वो साथ यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में बड़ा लोकतंत्र। जहाँ जवाब नहीं मिलता गुटबाजी पर या बयान दिए जाने को लेकर वहाँ आंतरिक लोकतंत्र का नाम बड़ा लोकतंत्र आ गया है। वहाँ इंटरनल बधाई हो आपकी, लोकतंत्र की बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। मैं भाई ज्योति जी, मैं यही सबसे पहले तो ये कहूंगी कि INLD को नहीं समझ में आता ना लोकतंत्र, इसलिए इनको ये समझ में नहीं आएगा कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र हो सकता है। और जहां तक रही एयरपोर्ट की बात और एयरपोर्ट के आसपास की बात, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इतनी मर्यादित भाषा यूज नहीं करी थी जैसे INLD के प्रवक्ता ने यहाँ पर यूज करी है। इतनी मर्यादित भाषा में नहीं कहा था कि आपकी कंपनी, नहीं, इतनी मर्यादित भाषा नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद उसके बावजूद भी उनको जवाब मिला, हालांकि ये कोई सवाल नहीं था। जिस तरह के सवाल उन्होंने बाद में उठाए हैं, जिस तरह के लांछन उन्होंने लगाए हैं, सवाल तो क्या उठाए हैं, लांछन लगाए हैं, वो कोई सदन की कार्यवाही में उसका कोई हिस्सा था नहीं पहले से। पर ये उन्होंने बाद में जो अभय चौटाला जी ने लांछन लगाए हैं, उसके बावजूद भी डिप्टी CM जी ने उठ के उसका जवाब दिया और उनको बताया कि पहले से ही जो एयरपोर्ट के आसपास का सारा लैंड है वो हरियाणा के वन विभाग के पास है, पहले से ही वो सरकारी जमीन है। तो उसके अंदर किसी और की जमीन खरीदना और खरीद फरोख्त की तो क्या तो सवाल ही नहीं उठता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ इस मुद्दे में ये थी कि जिस तरह से जो एफिडेविट मांगा गया ना, वो एफिडेविट सदन में पूछने लायक सवाल पे नहीं मांगा गया है। पर जिस तरह से लांछन लगाए हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव ने INLD के, उनसे इस बात के ऊपर जिस तरह के उन्होंने लांछन लगाए उसका एफिडेविट मांगा गया, क्योंकि तो है नहीं उनके पास। आपकी भी एक प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? पहले निष्कासित किया गया अभय को, फिर हाईकोर्ट चले गए। जादून जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ये अभय जी बोले। ऐसा है जी कि जिस तरह की उनके बीच में बहस हुई तो वो स्पीकर भी थोड़ा गंभीरता का भाव दिखा सकते थे कि भाई ठीक है, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो अगर अपनी दलील रखी है और भाषा का जिस तरह से थोड़ा इस्तेमाल कुछ अलग तरीके का हो गया तो ठीक है,
लेकिन स्पीकर को जो है, मुझे समझता हूँ कि तकनीकी रूप से नियम के अनुसार 2 दिन नियम करने का राइट नहीं है वो कानून में। वो 1 दिन कर सकते हैं, बाद में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। अब उन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं किया शायद, और वो सीधा ही उन्होंने 2 दिन नियम किया है, तो इसी आधार पर शायद वो हाईकोर्ट गए। तो हाईकोर्ट की रूलिंग का भी एक मतलब होगा, क्योंकि सरकार भी जवाब देगी, विधानसभा से भी जवाब जाएगा, तो जजेज भी देखेंगे कि कैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ, और उसको आधार बनाकर अगर इनको नियम किया गया तो फैसला आ जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि न्यायिक फैसले का इंतजार करना है। शास्त्री जी, हालांकि समय कम है, लेकिन कल चूंकि पूरा दिन हम चर्चा करने वाले हैं बजट को लेकर, आप अभी कुछ बता पाएंगे क्या होगा कल हरियाणा की जनता के लिए? देखिए, मैं पहले भी एक बार बजट की चर्चा में था, शायद आपके चैनल पर था। केंद्र के बजट की छाया हमें हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मिलेगी। गरीब को, किसान को, युवा के लिए इन सब ऐसे विषय हैं जो अमृतकाल का ये नींव का पत्थर शामिल होने का या साबित होने का हमारे लिए एक अवसर है। और मुझे मुख्यमंत्री जी से पूरी आशा और विश्वास है कि अमृतकाल का वो पहला बजट ऐसा होगा जो नींव का पत्थर साबित होगा गरीब के लिए, किसान के लिए। केवल डिंगरा जी, मुझे आपसे भी आखिरी कमेंट लेना था, लेकिन आप तो साथ साथ ही बता देंगे सब कुछ। आप सुनिए प्लीज धैर्य से जी। ये भी मेरी बात सुन ली ना, क्योंकि मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे थे, तो मैंने कहा अगर इनको भी समझ आए थोड़ा सा बीच में बोलने का क्या मतलब होता है। चले कल दिन भर चर्चा करेंगे, तब आप समझा दीजिएगा, अभी टाइम कम है सर। मेरा कोई नहीं फर्क पड़ता, आज जैसे हजारों बोलेंगे तो भी मैं अपने बात को रख के ही जाता हूँ। चलो रख लो, ऐसे रखो। शास्त्री जी, जल्दी बात को कंप्लीट कीजिए प्लीज, जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। 5000 स्कूल शिक्षा बंद कर दी है जो सरकारी स्कूल। कुल मिलाकर आने वाला कल का दिन हरियाणा के तमाम लोगों को इसके लिए आशा और विश्वास के साथ कि गरीब के, किसान के, युवा के, छोटे उद्यमियों के लिए और कर्मचारी जो हमारे हैं उन सब के लिए, टैक्स के लिए। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। और उसी शास्त्री जी, आपकी बात आ गई है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए दिखाया है केंद्र की तरफ पर भी बजट आएगा। उसका मार्गदर्शन चलेगा नहीं सर, ऐसे नहीं। कल जोरदार डिबेट होगी और हर बिंदु के ऊपर चर्चा करके कल पूरा दिन चर्चा करेंगे। डिंगरा साहब, सारे बजट के आप कर्ज को लेकर बात करते हैं, तो कर्ज को लेकर तो आज सीएम ने जवाब भी दिया है, हुड्डा साहब को भी जवाब दिया गया। आप जो ये 4 लाख करोड़ का आंकड़ा पेश करते हैं बार बार सरकार ये कितने झूठ बोल सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे यहाँ देश की कहावत है, झूठ बोलने वाला नीचे सोने वाला का कोई और कहां तक बढ़ जाए। कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ है नहीं। करोड़ का कर्जा है, ये है पिछला। मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख हो जाएगा, मेरे पास कौन से प्रूफ है? तुम झूठ बोलने वाला और नीचे सोने वाले का कोई और नहीं, कहीं तक चले जाए। और झूठ का एक ट्रक भरकर चलते हैं सुबह से शाम तक, लोड भी नहीं हो पाता। पिछले वाला जो 2000 पिछला वाला जो है बजट, जो क्या बता रहे हो? आपको अकल तो है नहीं। 3,11,000 करोड़ है। आपको पैसे देने को पता, आपको अपने काम का। चलिए कल डिटेल लेकर आइएगा, कल बात करेंगे, कल के बजट को लेकर भी, कर्ज को लेकर भी, सभी मुद्दों पर बात होगी। आप सभी का आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा हमने की अब तक के सत्र को लेकर और कल आने वाले बजट को लेकर भी चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब महंगाई तो वही है, 1 रुपए बढ़ जाए तभी महंगाई, लेकिन महंगाई कितनी है और उस हिसाब से सत्ता आमदनी इनकम भी बढ़ती है। वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वक्त गुजरा तो आज रस्सी में बिक गए। कुछ देर खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा।